नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद के गोद लिए बेटे की सच्चाई, जब भाई भाभी को पता चली कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ प्रताप नारायण अपने इलाके के सम्मानित धनवान लोगों में से एक हैं। धन दौलत जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। जिस व्यापार को हाथ लगाते वहीं से धन की वर्षा होने लगती। परिवार में उनकी पत्नी सुलोचना और एक बहन मधुलता है, जो उसी शहर में एक अच्छे खानदान में ब्याही है। उनके बहनोई वहाँ के जाने माने वकील हैं। प्रताप नारायण के माँ पिताजी कुछ वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए। उनके घर में उनकी पत्नी सुलोचना है। घर में नौकरों की पूरी फौज है, जो अपने हर काम को बखूबी निभाते हैं। सुलोचना मृदुभाषी स्त्री है, इसलिए घर में सभी उनसे खुश रहते हैं। नौकर चाकर होते हुए भी सुलोचना अपने घर के लिए भोजन स्वयं तैयार करती। इससे उन्हें संतुष्टि मिलती। प्रताप नारायण और सुलोचना हर लिहाज से संपन्न है। बस एक ही दुख है कि उनकी कोई संतान नहीं है। उनके विवाह को 5 वर्ष होने के बाद भी भगवान ने उनके घर में किलकारियों का अभाव किया है। सुलोचना बस इसी बात से दुखी रहती। दवा दारू दुआ ताबीज सब करके देख लिया, पर उनकी गोद ना भरी। शादी की 5वीं वर्षगांठ पर वो बहुत दुखी थी। प्रताप सुलोचना को हर तरह से खुश करना चाह रहे थे, पर वो किसी भी तरह से खुश नहीं हो पा रही थी। माँ डम बन पाने का दुख सुलोचना को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था। उसी शाम मधुलता अपने पति विनोद कुमार के साथ अपने भैया भाभी को वर्षगांठ की बधाई देने पहुंच गई। अपनी भाभी को दुखी देखकर मधु भी दुखी हो गई। तभी उसने भाभी को अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। मधु अपनी भाभी को बहुत चाहती थी, इसलिए वो उन्हें खुश करने के लिए यह बात बताई। यह खबर सुनकर सुलोचना सच में अपना दुख भूलकर बहुत खुश हुई और फटाफट अपने हाथों से हलवा बनाकर उसका मुंह मीठा कराया। सुलोचना ऐसे खुश हो रही थी जैसे खुद ही माँ बनने वाली हो। प्रताप भी ये खबर सुनकर बहुत हर्षित हुए। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। सुलोचना और भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। दिन भर वो मधु के होने वाले बच्चे के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती। दूसरी तरफ मधु काफ़ी दिनों से अपने मायके नहीं आई, तो सुलोचना स्वयं ही उसका हाल चाल लेने उसके घर पहुंच गई। सुलोचना को सामने देख मधु अपनी खुशी रोक न पाई और तुरंत उसके गले लग गई। उसी समय मधु की सास, जो पुराने सोच की थी, उन्होंने तुरंत मधु को ऐसी हालत में हर किसी के भी सामने आने को मना किया। वे बात सुलोचना को घाव में तीर की तरह चुभी। उस समय मधुलता भी अपनी सास के आगे कुछ न बोल पाई और उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आया, साथ ही अपनी भाभी पर दया। उसी समय सुलोचना ने निर्णय लिया कि वह आगे से मधु से नहीं मिलेगी। आखिर वो एक बांझ है। उसे लगा कि कहीं उसकी छाया उसकी ननद पर पड़ी तो कुछ अनर्थ न हो जाए और दुनिया वाले उसका जीना हराम कर देंगे। इसलिए उसने मधु से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन अचानक मधु अपनी भाभी से मिलने सीधे उसके कमरे में पहुंची। उस वक्त सुलोचना सिलाई मशीन लिए छोटे कपड़े सिल रही थी। ये क्या बात है भाभी, जो तुम मुझसे मिलती नहीं हो? मैं जब भी आती हूँ पता चलता है कि तुम घर पर हो ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है जीजी, बस ऐसे ही, भरी आंखों से बोली सुलोचना। अब जब तक तुम नन्हा मुन्ना अपनी गोद में नहीं खिला लेती, तब तक हम तुम्हारे सामने नहीं पड़ेंगे। ये क्या कह रही हो भाभी? मेरी सास की बातों का बुरा मान गई? अरे वो सबको ही कुछ न कुछ कहती रहती हैं। भाभी का अपने हाथ में हाथ लेते हुए मधु बोली, मैंने तो हमेशा तुम्हारा और भैया का आशीर्वाद चाहा है और इस तरह की फालतू बातों पर हम विश्वास नहीं करते। नहीं, पर हम नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, इसलिए जब आप घर आएंगी तो अपने बड़े भैया से मिलकर हालचाल ले लेना, कहकर सुलोचना मुंह फेर कर बैठ गई। सबके समझाने पर भी सुलोचना मधुलता से ना मिलती। जब वह घर आती तो खूब मेवा मिष्ठान से उसका स्वागत करती है, पर उसके सामने न पड़ती। इसी तरह दिन बीतने लगे और आखिर मधुलता ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। सुलोचना को जैसे ही यह खबर हुई तो वह खुद को रोक न पाई और भागी भागी अस्पताल पहुंची। नन्हे राजकुमारों को गोद में लेने पर सुलोचना का मातृत्व जाग गया और वह ऐसा समझने लगी कि जैसे उसने ही इन बच्चों को जन्म दिया है।
बंजर धरती को जैसे फसल की आशा होती है, उसी प्रकार सुलोचना भी इस वात्सल्य रस में डूब जाना चाहती थी। डॉक्टर ने मधुलता को थोड़ा कमजोर बताया था, इसलिए सुलोचना मधु को अस्पताल से सीधे अपने घर ले गई और यहीं उसकी खूब सेवा सत्कार किया। लगभग 1 महीने तक सुलोचना ने दोनों बच्चों को अपने हाथों से ही तेल मालिश, नहलाना धुलाना किया। रात रात भर जागना, दोनों बच्चों के कपड़े बदलना वो बहुत चाव से करती। जब मधुलता 1 महीने बाद वापस अपने ससुराल जाने लगी तो सुलोचना की आंखें भर आई। उसे उन बच्चों से आत्मिक लगाव सा हो गया था। उनके जाने के बाद सुलोचना रात रात भर सो नहीं पाती। उन्हें हर तरफ बच्चों की किलकारियां ही सुनाई देती। प्रताप नारायण सुलोचना की इस हालत पर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव सुलोचना को दिया, लेकिन सुलोचना खुद को रोक नहीं पाई और उसने मधु के ही एक बेटे को गोद लेने की इच्छा अपने पति को बताई। प्रताप नारायण को कोई आपत्ति न थी, बल्कि वह तो और खुश हो गए। उनका अपना भांजा घर की रौनक बनेगा और उनकी खाली जिंदगी फिर से सतरंगी हो जाएगी। सुलोचना के कहने पर प्रताप ने विनोद और मधु के सामने उनके एक बेटे को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। अचानक यूं अपने कलेजे के टुकड़े को देना आसान नहीं होता। मधु एकदम से कोई निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन कुछ दिन बाद अपने भैया भाभी की खुशी के लिए मधु और उसके पति विनोद इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। शायद इसीलिए भगवान ने मधु को जुड़वा बच्चों की मां बनाया था। विनोद की मां ने इसका विरोध किया, लेकिन मधु के बहुत मनाने पर वो मान गई, पर फिर भी नाराज ही रही। मधु और विनोद जानते थे कि उनका बेटा वहां बहुत खुश रहेगा, उसके प्यार और दुलार में कोई कमी नहीं होगी। जो सुख सुविधाएं उनके पुत्र को प्रताप के यहाँ मिलेगी, वो शायद ही विनोद और मधु दे पाए। सुलोचना ने अपने बेटे का नाम सुभाष नारायण रखा। दूसरी तरफ मधु ने अपने बेटे का नाम प्रभास रखा। जब से बच्चे ने प्रताप की हवेली में कदम रखा, तब से सुलोचना में नई जान आ गई। बच्चे का एक एक काम वह अपने हाथों से करती। तरह तरह के कपड़े और हर तरह के खिलौने से सुभाष का कमरा भरा रहता। सुलोचना तो अपनी सुध बुध ही खो बैठी। न उसे खाने का होश रहता और न ही प्रताप की तरफ ध्यान देती। प्रताप भी सुलोचना की संभलती तबीयत को देखकर खुश थे। दोनों ही सुभाष की अटखेलियों पर बलिहारी जाते। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक तरफ मधु अपने बेटे प्रभास को पालने में व्यस्त थी, दूसरी तरफ सुलोचना सुभाष को। दोनों ही बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ज्यादा लाड प्यार मिलने के कारण सुभाष थोड़ा थोड़ा जिद्दी और नकचढ़ा हो गया। अपनी हर बात को वो किसी न किसी तरीके से मनवा ही लेता। धीरे धीरे उसकी संगत गलत बच्चों के साथ हो गई, जिस कारण वह घर में झूठ भी बोलने लगा। सुलोचना उसे हथेली के छाले की तरह रखती थी। उसके प्रेम में उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करती रहती। यही प्रेम उसको बिगाड़ने में और मदद कर रहा था। दूसरी तरफ मधु एक और बच्चे की मां बन गई। इस बार उनके आंगन में एक कली खिली है। वैसे तो विनोद कुमार एक वकील हैं और एक संपन्न घराने से हैं, लेकिन प्रताप नारायण की संपन्नता से ज्यादा ना थे। ऐसे ही दिन बीतते रहे। सुभाष लगभग 10 वर्ष का हो गया और शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने लगा। वहीं प्रभास एक मध्यम स्कूल में जाता। सुभाष और प्रभास छुट्टी में ज्यादातर साथ ही रहते। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। सुभाष बेझिझक प्रभास को अपने खिलौने दे देता और इसका विरोध सुलोचना भी न करती, बल्कि उसे और खुश होती। एक दिन अचानक सुलोचना की तबीयत बिगड़ी। सुबह से ही उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। सभी लोग घबरा गए। प्रताप ने तुरंत डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने चेकअप किया और जो बताया उस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। शादी के इतने सालों बाद सुलोचना की गोद भरी थी। यह खबर सुनकर प्रताप नारायण तो जैसे खुशी से पागल हो रहे थे। सुलोचना को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है। जो भी इस खबर को सुन रहा था विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने सालों बाद ये चमत्कार कैसे हो गया। पूरी हवेली में मिठाई बांटी गई। प्रताप नारायण खूब मेवा मिष्ठान लेकर अपनी बहन को यह खुशखबरी सुनाने पहुंचे। मधु भी यह जानकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और भागी भागी सुलोचना से मिलने पहुंची। सभी को आखिर यकीन हुआ कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सुलोचना और प्रताप अब सुभाष को और भी ज़्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता कि उसके कदमों से ही उनके जीवन में बहार आई है।
इतने सालों बाद गर्भधारण के कारण उसकी हालत भी थोड़ी नाजुक थी, इसलिए घर का सारा काम धाम पूरी तरह से नौकरों पर आ गया। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से विनोद कुमार ने सुलोचना के मां बनने की खबर सुनी, तब से वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहने लगा। अभी तक वह अपने बेटे को ही प्रताप का इकलौता वारिस समझ रहा था, लेकिन अब तो उस दौलत में कोई हिस्सा बटाने वाला भी आ रहा है, जो उसका असली हकदार है। अपनी संतान अपनी ही होती है, भला अपनी संतान होने के बाद वह सुभाष को क्यों प्यार करेंगे? इसी तरह की उल्टी सीधी बातें विनोद कुमार सोचे बैठा था। अपने निर्धारित समय से कुछ वक्त पहले सुलोचना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इतने सालों बाद इस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। इस खुशी में प्रताप ने अपने पूरे शहर में दावत दी, गरीबों में कपड़े बांटे और जितना दान दक्षिणा कर सकता था सब किया। बच्चा समय से थोड़ा पहले हो गया था, इसलिए उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी। अब सुलोचना और भी व्यस्त रहने लगी, पर वो सुभाष की परवरिश में कहीं से भी लापरवाही न बरतती। सुभाष भी अपना छोटा भाई पाकर खुश हो गया। हर वक्त वो उसके आगे पीछे घूमता रहता, उसका बहुत ध्यान रखता है। लेकिन यह सब बात विनोद को अच्छी न लगती। प्रताप जब किसी गलती पर सुभाष को डांटते, तो विनोद अब इस बात को दूसरी नज़र से देखता। धीरे धीरे विनोद ने सुभाष को सुलोचना और प्रताप के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बाल मन तो कच्ची मिट्टी के समान है, बचपन से जैसा आकार दिया जाए वैसा ही रूप धारण कर लेता है। ऐसा ही सुभाष के साथ भी हुआ। बार बार एक ही बात सुनने से वो भी प्रताप और सुलोचना के लिए वैसा ही सोचने लगा। जवान होते होते काफ़ी जहर भर दिया विनोद ने उसके मन में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सुभाष जो भी कहता, प्रताप और सुलोचना उसकी हर बात पूरी करते, लेकिन विरोध की बातों ने उसके मन में शक का कीड़ा बैठा दिया। सुभाष अब हर बात पर प्रताप और सुलोचना से बहस करता, सवाल जवाब करता। एक दिन प्रताप को सुभाष के गलत चाल चलन के बारे में सुनाई दिया, जिस कारण प्रताप ने सुभाष को खूब डांटा, जिससे नाराज होकर वह विनोद कुमार के घर चला गया। तब विनोद ने उसे अपने सीने से लगाते हुए सारी सच्चाई बता दी कि वह वास्तव में उनकी ही औलाद है। पर उन्होंने यह बात सुभाष को किसी से भी कहने के लिए मना किया कि वह असलियत जानता है, वरना उसे प्रताप अपनी जायदाद में हिस्सा न देगा। विनोद उसके दिमाग में ये बात डाल दिया कि अब तो उनका अपना बेटा है, तुम तो उनके गोद लिए बेटे हो, तुम्हें वो क्यों प्यार करेंगे? असलियत जानने के बाद सुभाष का व्यवहार अब और खराब हो गया। बात बात पर वो उखड़ कर बात करता। विनोद कुमार प्रताप के सामने तो खूब मीठा मीठा बोलते, पर जब से प्रताप की स्वयं की संतान हुई है, तब से वह अंदर ही अंदर जाने कैसी दुश्मनी पाले बैठे हैं। प्रताप की भी उम्र हो रही थी, साथ ही वो अब दौड़ भाग करने में भी उतने समर्थ नहीं थे। वे चाहते थे कि सुभाष अपनी जिम्मेदारियों को समझे, पर सुभाष तो जैसे सिर्फ ऐसी करना चाह रहा था। इसी सबसे परेशान होकर एक दिन प्रताप ने विनोद को बताया कि कैसे सुभाष की संगत बिगड़ रही है और वह बहुत परेशान है इस बात से। उसकी वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जिस उम्र में सुभाष को काम धंधे में लगना चाहिए, उस उम्र में वो सिर्फ मौज मस्ती में अपना समय गंवा रहा है। तब विनोद ने उन्हें सुभाष की शादी करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह भी बताया कि उनकी नज़र में एक लड़की है। प्रताप और सुलोचना को भी लगने लगा कि अगर सुभाष की शादी करा दी जाए तो शायद उसमें कुछ सुधार हो जाए। दूसरी तरफ प्रताप का छोटा बेटा सुयश इन सब झंझटों से दूर अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा रहा। कहते हैं जब इंसान अंदर ही अंदर दुश्मनी पाल लेता है तो उसे अपने सगे भी दुश्मन नजर आते हैं। सुयश जब भी सुभाष के पास जाता तो वह उसे डांट देता, उसे समय न देता और वह अपने बड़े भाई के पीछे पीछे लगा रहता। प्रभास भी इस वक्त वकालत की पढ़ाई पूरी कर प्रैक्टिस में लगा था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और वो भी अपनी गृहस्थी में रमा था। सुभाष और प्रभास थे जरूर जुड़वा, पर दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। सुभाष की शादी की बात को लेकर एक बार फिर प्रताप के घर पर चहल पहल शुरू हो गई। विनोद द्वारा बताया गया रिश्ता सभी को पसंद आया। लड़की पढ़ी लिखी और घरेलू काम में दक्ष थी। सुभाष ने भी उसको पसंद कर लिया। लगभग 6 महीनों के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। सुलोचना ने कोई भेदभाव ना करते हुए अपने पुराना वजनी हार सुभाष की पत्नी अर्चना को मुंह दिखाई पर भेंट किया।
समय के साथ सुभाष का दबदबा भी आसपास के लोगों में बढ़ने लगा। वकील पिता के कारण उसका मेलजोल हर तरह के लोगों से होने लगा। बड़े बड़े बिल्डरों और नेताओं के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। उनकी संगत में वह आए दिन शराब पी के घर आता और नशे में सुलोचना प्रताप पर उल्टे सीधे आरोप लगाता। सुभाष का नाम अब आए दिन अपनी दबंगई के कारण सुनने में आता। प्रताप को लगने लगा कि अगर ऐसे ही सुभाष अपने अय्यासियों पर पैसे उड़ाने लगा तो जल्द ही सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रताप ने सुभाष को मिलने वाले खर्चों में कटौती कर दी। जब सुभाष को उसकी अय्यासियों के लिए पैसे मिलने बंद हो गए तो वह उधार में जीने लगा। अब ये भी एक मुसीबत हो गई। रोज कोई ना कोई प्रताप के मुंशी के पास पैसे के तगादे के लिए आने लगा। प्रताप और सुलोचना प्रभास के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते। वो सुभाष से कम ही बोलते। हर बात का जवाब सुभाष उखड़ कर ही देता। हर बात पर बहस करता। घर का माहौल अब पहले जैसा खुशमिजाज न रहा। इसलिए प्रताप ने अपने बेटे सुयश को पढ़ने के लिए बाहर दूसरे शहर भेज दिया। सुभाष की पत्नी अर्चना सीधी सादी औरत थी। अपने पति की हरकतों पर उसे क्रोध आता। सुभाष के गुस्सैल स्वभाव के चलते वह कुछ भी कहने से डरती। अगर वह उसके बुरा व्यवहार को लेकर कुछ बोलती तो सुभाष उल्टा उसकी ही पिटाई कर देता। फूल जैसी लड़की शादी के कुछ दिनों बाद ही मुरझा गई। विवाह के लगभग 1 वर्ष पश्चात अर्चना ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया। अब घर वाले समझने लगे कि शायद बच्चे के मोह में सुभाष सुधर जाए, पर यह सब कल्पना मात्र थी। उसकी अय्यासियां तो और बढ़ गई। एक बार छुट्टियों में जब सुयश घर आया तो अपने माँ बाप की स्थिति देखकर उसे बहुत दुख हुआ। साथ ही अपनी भाभी का बुझा चेहरा उसे परेशान कर गया। सुभाष का अपनी पत्नी और बेटी के साथ भी व्यवहार उसे पसंद न आया। अब तो सुभाष के चर्चे गैर औरतों के साथ भी सुनाई देने लगे। प्रताप और सुलोचना भी इस बात से अनजान थे कि विनोद ने सारी सच्चाई सुभाष को बता दी है और ये सब उसी का नतीजा है। सुभाष की हरकतों से परेशान सुलोचना ने मधु से सारी बात बताई। मधु ने सांत्वना देते हुए सुभाष से बात करने को कहा। सुभाष बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? भैया भाभी के साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो? और वो अर्चना, कम से कम उसका और अपनी बेटी का ध्यान रखा करो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो बेटा, अब मौज मस्ती की उम्र नहीं है तुम्हारी। प्रभास को देखो, अपने काम धंधे में लगा है और अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता है। सुभाष को समझाते हुए मधु बोली। उसे लगा कि शायद सुभाष उसकी बातों को मान जाए। यह बात तुम कह रही हो बिना किसी संबोधन के। जब पालने की बात आई तो मुझ दुधमुहे को दूसरे के आगे पालने को फेंक दिया। शराब के नशे में झूमता हुआ बोला सुभाष। इतना सुनते ही मधु वहीं सर पकड़कर धम्म से बैठ गई। कितनी गलतफहमी भरी है तुम्हारी मन में। फेंक दिया या राजकुमारों की तरह तुम्हें पाला गया है? हाँ, बस मेरी इतनी ही गलती थी जो मैंने निसंतान को संतान का सुख दिया। गलतफहमी नहीं, सच्चाई है ये। सुभाष को मधु पर भड़कता देख विनोद कुछ भी न बोला, उल्टा मधु पर ही चिल्लाने लगा। कहा था मैंने तुम्हें, मत गोद दो अपने बच्चों को, पर तुम्हारे लिए तो भाई का प्यार ही सब कुछ था। तुम्हारी जिद के आगे अपना बच्चा परायों को सौंपना पड़ा। मधु अपने पति के बदलते रंग को आंखें फाड़कर देख रही थी। अब उसे समझ में आ गया कि ये सारा किया धरा विनोद का ही है। विनोद ने ही सुभाष के मन में जहर भरा है। दरवाजे की ओर में खड़ा प्रभास भी ये सब बातें सुनकर हैरान था। धीरे धीरे इन सब बातों को एक अरसा गुजर गया। प्रताप और सुलोचना ने भी मान लिया था कि अब सुभाष में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। उसको वैसे ही उसके हाल पर छोड़कर वह भी नीरस भरी जिंदगी जीने लगे। अब प्रताप का छोटा बेटा सुयश भी काफ़ी बड़ा हो गया और अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पिता का व्यापार संभालने के लिए उसी शहर में रहने लगा। सुभाष की हरकतों ने प्रताप को आसमान से जमीन पर लाकर छोड़ दिया। सुयश अब सारे काम धंधे को गंभीरता से संभालने लगा। प्रताप नारायण भी अब बीमार रहने लगे, जिससे वह अपने ऑफिस कम ही जाते। सुयश पर काम का दबाव ज़्यादा रहता और सुभाष को तो अपनी मौज मस्ती से फुर्सत नहीं थी। एक दिन शाम को बाहर लॉन में टहलते वक्त प्रताप नारायण सुलोचना से कहने लगे, सोच रहा हूँ अपनी वसीयत बनवा लूँ, सुभाष को उसका हिस्सा दे दूँ। अब वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कमाए खाए। चाय का कप प्रताप को देते हुए सुलोचना कहने लगी,
आप अगर बंटवारा करने की सोच रहे हैं तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि सुयश की भी शादी हो जाए। भगवान जाने आगे क्या हो। सुभाष के लक्षण तो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके क्रोधी स्वभाव से डर ही लगता है। ठीक कह रही हो तुम सुलोचना, तुम सुयश से बात करके देखो। तब तक मैं सोच रहा हूँ मधु से इस बारे में बात करूं। आखिरी वसीयत बनाएगा तो विनोद ही। आपको जैसा ठीक लगे। दोनों पति पत्नी विनोद की चाल से अनजान उस पर विश्वास किए ही बैठे थे। सुलोचना ने सुयश को उसके कमरे में कुछ फाइलों में उलझा देख शादी की बात चलाई। बेटा सुयश, हम चाहते हैं कि अब तुम भी अपनी घर गृहस्थी बसा लो, हम भी इन जिम्मेदारियों से फुर्सत पाएं। ठीक कह रही हो माँ, पर इतनी जल्दी क्या है? चेहरा फाइल से ऊपर उठाते हुए बोला सुयश। अभी तो मैंने काम संभालना शुरू किया है, मुझे थोड़ा सेट हो जाने दो, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा कर लेंगे। तुम्हें तो पता है बेटा कि सुभाष ने पिताजी का सब काम धंधा चौपट कर दिया है। इसकी वजह से वे बहुत परेशान रहते हैं। जिंदगी भर मेहनत कर जो मुकाम बनाया वो मिट्टी में मिल गया और बदनामी अलग हो रही है। इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। काम फिर से पटरी पर आ जाए तो कभी भी बहू ले आना। काम छोड़कर माँ के पास आते हुए बोला सुयश। अपने जिम्मेदार बेटे को देखकर सुलोचना फूली न समाई। प्रताप ने एक बार वसीयत बनवाने से पहले सुभाष से बात करने की सोची। रात को सबके खाने के बाद प्रताप ने सुभाष को अपने कमरे में बुलाया। आओ बैठो सुभाष, आजकल क्या चल रहा है? राइस मिल की जो जिम्मेदारी तुम्हें दी थी उसका क्या हुआ? मिल को क्या होना है, जैसे पहले चल रही थी वैसे अब भी चल रही है, उखड़ते हुए बोला सुभाष। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ, घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बहू को देखो, बिल्कुल मुरझाई मुरझाई रहती है। उसको समय दो, बिटिया को दुलारो, बाप होते हुए भी तुमसे सहमी सहमी रहती है, समझाते हुए प्रताप बोले। प्रताप की बात का बिना उत्तर दिए सुभाष कमरे से निकल गया। प्रताप सुलोचना को किसी हारे हुए जुआरी की तरह देखने लगे। कुछ दिन बाद प्रताप अपनी बहन मधु को घर बुलाते हैं और उससे सुभाष के बारे में बात करते हुए कहते हैं, मधु, तुमको तो पता है कि घर की क्या स्थिति चल रही है। शादी के इतने सालों बाद भी सुभाष के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होना ही पड़ेगा और यह गंभीरता उसमें तभी आएगी जब उसको उसके हाल पर छोड़ेंगे। जैसा आपको ठीक लगे भैया। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वसीयत बनवा लूँ और सुभाष को उसका हिस्सा दे दूँ। वह अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रहे। अब तक तो मैंने बहुत उम्मीद लगाई उसके सुधरने की, पर यह उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई। विनोद को बुलाता हूँ किसी दिन, कहते हुए प्रताप दुखी हो गए। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भैया। हाँ हाँ बोलो मधु, अगर तुम्हारे मन में कोई दुविधा हो तो बेझिझक कह देना। भैया, आप जो भी वसीयत बनवाएं उसमें विनोद को शामिल ना करें, मतलब किसी और वकील से बनवाएं। शर्मिंदा होते हुए मधु बोली। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चौंकते हुए प्रताप बोले। हाँ भैया, मैं ठीक कह रही हूँ, बस यह न पूछना क्यों। पर जो मैं कह रही हूँ उसको आप गंभीरता से लो। प्रताप मधु की बातों को समझ नहीं पाए, पर यह जरूर समझा कि कुछ तो बात है जो मधु ने ऐसा कहा है। खैर, प्रताप ने अपने एक मित्र के वकील के जरिए अपनी वसीयत बनवा ली, जिसके बारे में सिर्फ वकील और सुलोचना ही जानते थे। उड़ते उड़ते यह खबर सुभाष तक भी पहुंच गई। अब उसे जानना था कि आखिर उसके हिस्से में क्या है। एक दिन सुयश ऑफिस से घर जल्दी आ गया तो उसने सुभाष को बैठक में दो औरतों के साथ देखा। सुयश उनको पहचानता नहीं था। जिस तरह से वह बैठकर हंस बोल रहे थे उससे तो कुछ और ही जाहिर हो रहा था। सुयश ने अपनी भाभी अर्चना से पूछा तो वह भी कुछ बता न पाई, पर उसकी डबडबाई आंखें बहुत कुछ कह गईं। उन औरतों के जाने के बाद सुयश ने सुभाष से उसके बारे में जानना चाहा। ऐ लड़के, तुझे क्या? मैं जिसको चाहूँ उसको लाऊं, जिसके साथ मर्जी उसके साथ घूमूं। तू ज्यादा मेरे मामले में दखल ना दे। क्यों दखल न दूं भैया? यह मेरा भी घर है और जो हरकतें आप कर रहे हो उससे पूरे समाज में हमारी थू थू हो रही है। पिताजी का नाम डुबो दिया है आपने। कम से कम अपनी प्यारी सी बच्ची और भाभी के बारे में तो सोचो। तभी शोर सुनकर अंदर कमरे से प्रताप और सुलोचना भी निकल आते हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। यह मेरी औरत है, इसके साथ मैं कुछ भी करूं। शराब में लड़खड़ाते हुए अर्चना का सहारा लेते हुए बोला। प्रताप ने सुयश को समझाया कि वह कुछ ना बोले।
वो बात कर रहे हैं। सुभाष, हमने तुम्हें कितना समझाया कि इस तरह की हरकतें छोड़ दो, घर परिवार मान मर्यादा का कुछ तो लिहाज करो। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें किसी की भी रोक टोक मुझे जरा भी पसंद नहीं है। फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर इस घर में नहीं, क्रोधित स्वर में बोले प्रताप। मंदिर के पीछे जो मकान है उसमें रहो जाकर, वह मैंने तुम्हें दे दिया है, और जो राइस मिल है वह भी तुम्हारी है। तुम्हारा जैसा मन हो वैसे रहो, पर तुम्हारी अय्यासियाँ इस घर में नहीं चलेंगी। इतना सुनते ही सुभाष भड़क गया। अच्छा, मुझको वह 4 कमरों का मकान और अपने बेटे को पूरी हवेली दिखा दिया न सौतेलापन, आखिर हूं ना गोद लिया। इतना सुनते ही सुलोचना और प्रताप आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखने लगे। सुयश भी हैरान हो गया। तब रूधे गले से प्रताप बोले, आज तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी सुभाष। कौन सा परायापन किया है हमने तुम्हारे साथ? हथेली के छाले की तरह पाला है तुमको, तुम्हारी हर एक बात, हर एक इच्छा बोलने से पहले पूरी की है। परायापन हमने दिखाया है या तुमने? शुरू से ही सब कुछ तुम्हारा है, पर तुमने अपनी गलत हरकतों और चाल चलन से सब गंवा दिया। थोड़ा कठोर होते हुए बोले, अगर तुम्हें जो मिला है वह लेना हो तो लो, वरना मैं कुछ और नहीं दे सकता। व्यापार पहले से ही घाटे में चल रहा है, आए दिन कोई न कोई पैसा वसूल करने चला आता है। कहकर प्रताप अपने कमरे में चले जाते हैं। उस वक्त सुभाष कुछ न बोला और घर से बाहर चला जाता है। पर सुभाष की बातों ने प्रताप और सुलोचना को अंदर तक हिलाकर रख दिया कि उन लोगों ने तो आज तक यह बात सुभाष से नहीं जाहिर की थी कि वो उसकी गोदली संतान है। आखिर यह बात उसे कैसे पता चली? तब प्रताप का दिमाग मधु की कही हुई बात पर गया, जो उसने कही थी कि वसीयत बनवाना, पर विनोद से नहीं। शायद विनोद ने ही सुभाष को असलियत बताई हो। सुभाष पहले से ही उखड़ा उखड़ा रहता था, पर जब उसे यह पता चला कि उसके हिस्से में क्या है, तब से वह और ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सुयश अपनी माँ को लेकर किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। प्रताप की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही रुक गए थे। अचानक से सुयश के पास भाभी का फ़ोन आता है कि जल्दी घर आओ, पिताजी को कुछ हो गया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग उनको लेकर अस्पताल जा रहे हैं। खबर सुनते ही सुयश माँ को लेकर तुरंत घर भागता है। तब उसे पता चलता है कि सब लोग प्रताप को लेकर अस्पताल गए हैं। अचानक इस तरह प्रताप के बीमार होने पर सुयश चिंतित हो जाता है। सुलोचना तो सुध बुध ही खो बैठी। विनोद, मधु और प्रभास सभी अस्पताल पहुंचते हैं। जो खबर डॉक्टर ने दी उस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। सॉरी, हम प्रताप जी को बचा नहीं पाए, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही सुलोचना धड़ाम से गिर गई। पर यह कैसे हो सकता है? पापा को कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें तो बस चलने में दिक्कत थी। सुयश बदहवासी में डॉक्टर से कह रहा था। सुलोचना तो जैसे पागल हो गई। मधु उसको संभाल रही थी। प्रताप अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। सुयश को प्रभास ने संभाला और सुभाष की धड़ के आंसू बहा रहा था। माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। प्रताप के मृत शरीर को घर लाया गया। सारे कार्यक्रम निपटाते निपटाते रात हो गई। सुलोचना अभी भी अपने होश में नहीं थी कि आखिर यह सब कैसे हो गया। अच्छा भला छोड़कर गए थे शादी में, तबीयत ऐसी भी खराब नहीं थी। इस गमगीन वक्त में मधु और प्रभास ने सुलोचना और सुयश का बहुत ध्यान रखा। सुयश तो अपने दुख में दुखी था, लेकिन प्रभास ने एक बात और नोट की कि जब से प्रताप की मौत हुई है तब से सुभाष कुछ ज़्यादा ही अपनापन दिखा रहा है। उसकी पत्नी अर्चना पहले से ज़्यादा डरी सहमी है, जैसे उसे कोई सदमा है। करीब 15 दिन बाद सुयश धीरे धीरे वापस अपने काम पर जाने लगा। सुलोचना अपने कमरे में ही पड़ी रहती। सुभाष पहले से ज़्यादा बेफिक्र हो गया। कुछ दिनों के लिए मधु सुलोचना के साथ रहने आ गई, जिससे उसे अकेलापन न महसूस हो। प्रताप की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, पर सहारा तो दे ही सकती है। प्रभास भी 2-4 दिन में चक्कर लगा लेता। प्रताप की मौत को लगभग 2 महीने हो गए। धीरे धीरे सभी काम अपनी अपनी पटरी पर आने लगे। एक दिन अचानक विनोद अपने बेटे प्रभास के साथ सुलोचना के घर पहुंचे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मेन मुद्दे पर आ गए। भाभी जी, प्रताप भैया तो अब नहीं रहे, अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। सुयश का विवाह भी अरमान बनकर रह गया उनके लिए। भगवान कब क्या चाल चलेगा कोई नहीं जान सकता।
सुलोचना कुछ न बोली, बस अपने पल्लू से आंख साफ करने लगी। मैं सोच रहा हूँ कि सुभाष और सुयश को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी जाए। अब वो अपना अपना व्यापार संभालें और अपनी अपनी गृहस्थी देखें। तब सुलोचना बोली, सुभाष घर का बड़ा बेटा है, अगर आज वो सब काम धाम ढंग से संभाल रहा होता तो अपने बाप की जगह वही लेता, पर उसकी हरकतों से उसने यह मौका गंवा दिया। उनके जीते जी तो वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ न पाया, अब आगे क्या समझ पाएगा। आप ठीक ही कह रहे हैं, इनके पिताजी ने भी वसीयत बनवा कर रखी है। कल सुयश को भेजकर वकील से बात करती हूँ। अगले दिन सभी घर वालों के सामने वकील जो वसीयत पेश करता है उसको सुनकर एक बार तो सुलोचना का माथा ठनक जाता है, क्योंकि प्रताप ने वसीयत बनवाने से पहले उसे सारी बात बताई थी। सुलोचना को शक तब हुआ जब वकील ने बताया कि हवेली सुभाष के नाम है, जबकि उसे अच्छे से याद है कि प्रताप ने उससे कहा था कि सुलोचना भविष्य कोई नहीं देख कर आया है। सुभाष की यह हरकतें कैसी हैं ये तो तुम्हें पता है। सुयश कैसा निकलेगा नहीं पता, हो सकता है वो भी अपनी जिम्मेदारियों को न समझे। इसलिए यह हवेली मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। जिस घर में तुमने कदम रखा, सजाया संवारा, वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। प्रताप की बातें सोचकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। प्रताप ने उस दिन सुभाष से भी कहा था कि मंदिर का मकान और राइस मिल उसकी है, फिर आज वसीयत कैसे बदल गई। अचानक प्रताप को अटैक पड़ना, वसीयत बदल जाना, अर्चना का डरे सहमे रहना बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। थोड़े दिन और बीत जाने पर सुयश को ऐसा लगा कि जैसे कोई बात है जो अर्चना उससे कहना चाह रही है, लेकिन डर के कारण कह नहीं पा रही। पिता की मौत का सदमा सुयश के दिमाग में घूम रहा था कि अचानक एक दिन सुयश के हाथ प्रताप की कागजातों के बीच वसीयत की फोटो कॉपी दिखी। न चाहते हुए भी सुयश बेमन से उसको देखने लगा और पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग घूम गया। यह वसीयत तो उस वसीयत से बिल्कुल ही अलग थी जो उस दिन वकील ने सुनाई थी। अब सुयश को यकीन हो गया कि पक्का कोई गहरी चाल है, लेकिन यह बात करे भी तो किससे। वकील तो उल्टा झूठी वसीयत दिखा रहा है। बहुत सोचने के बाद सुयश ने प्रभास से बात करने की सोची और साथ ही वकील द्वारा दिखाई गई वसीयत की फोटोकॉपी भी मंगा ली। प्रभास भी वकील है और दोनों वसीयत को देखने के बाद वो तुरंत समझ गया कि यह सब एक चाल है। असली वसीयत को दबाकर नकली वसीयत दिखाई गई है। प्रभास ने सुयश को विश्वास दिलाया कि वह बिल्कुल चिंता न करे, वह उसकी पूरी मदद करेगा और सच सामने ला कर रहेगा। अभी वह बात सुयश ने प्रभास के अलावा किसी को भी नहीं बताई। सबसे पहले प्रभास ने अर्चना से बात करने की सोची, क्योंकि उस दिन घटना के दिन घर पर अकेली थी। सुभाष के घर पर ना रहने पर प्रभास ने अर्चना से बात करने की सोची। पहले तो अर्चना घबराती रही, उसके मुंह से कुछ न निकला। प्रभास के समझाने पर वो धीरे धीरे बोली, मम्मी जी और सुयश के शादी में जाने के बाद तुम्हारे भैया सुभाष भी बाहर निकल गए। दोपहर के लगभग 1 बजे थे। पिताजी ने मुझसे खाना खाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें रोटियां गरम पसंद है, तो मैं रोटी बनाने किचन में जा ही रही थी कि उसी वक्त मैंने तुम्हारे भैया को पिताजी के कमरे में जाते हुए देखा। उनके हाथ में एक फाइल थी। मैं अनदेखा करते हुए किचन में चली गई। जब खाना लेकर मैं पिताजी के कमरे में गई तो कहते हुए अर्चना डरने लगी, प्लीज़ भाभी, पापा आपको अपनी बेटी मानते थे, उनके लिए बताओ क्या हुआ उस दिन। अपने आंसू पोंछते हुए बोली अर्चना, कमरे में मैंने देखा कि तुम्हारे भैया पिताजी से ज़बरदस्ती किसी फाइल पर साइन करा रहे थे और फिर मुझसे किसी से कुछ न कहने की धमकी देते हुए बाहर निकल गए। पिताजी सदमे में थे, रो रहे थे और अचानक ही शायद वो यह सहन नहीं कर पाए और उनके सीने में दर्द उठा। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। तब मैंने इनको फ़ोन किया पर इनका फ़ोन नहीं उठा। उसी वक्त मैं बाहर भागी और पड़ोस से मदद मांगी, फिर आपको फ़ोन किया। कुछ देर बाद सुभाष किसी काम से शायद मुझे दोबारा धमकाने के लिए घर आ गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं किसी को यह बात बता दूं, फिर सब उनको लेकर अस्पताल भागे। पिताजी की मौत यूं ही अचानक नहीं हो गई, बल्कि उनको कुछ लालची लोगों के स्वार्थ ने मार दिया। मैं सुभाष को छोड़ूंगा नहीं, आग बबूला होते हुए सुयश बोला। तब प्रभास ने उसे शांत कराया और जल्दबाजी में कोई फैसला करने से रोका। साथ ही अर्चना को भी समझाया कि इस बारे में किसी से कोई बात न करे। प्रभास ने अर्चना की बातों को रिकॉर्ड कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो बाद में वह मुकर जाए।
प्रभास ने कहा कि सुभाष के खिलाफ पूरी मजबूती से केस करेंगे, क्योंकि उसका उठना बैठना तो बड़े बड़े लोगों से है, इसलिए बहुत आसानी से वह बच जाएगा। जल्दी प्रभास ने दौड़ भागकर सुभाष के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उस वकील पर भी सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया और आखिर अपने ही भाई सुभाष के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी और मानसिक यातना का मुकदमा दर्ज किया और आखिर में विनोद और सारे घर वालों को सुभाष के फर्जी वसीयत बनाने की बात बताई। सुभाष को जब से यह बात पता चली कि सुयश ने उस पर धोखाधड़ी का केस किया है, तब से वह और आग बबूला हो गया। उसने विनोद से इस बारे में बात की। फिलहाल विनोद ने सुभाष को कुछ वक्त तक शांत रहने की सलाह दी। विनोद ने अकेले में प्रभास से बात करने की सोची और उससे कहा कि वह सुयश से कहकर केस वापस ले ले। सुभाष को मैं समझाऊंगा। पापा, अभी भी आप सुभाष का ही साथ दे रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बाद तो आपको उसके खिलाफ गवाही देनी चाहिए और आप उससे बात करने को कह रहे हैं। प्रभास को एकदम विनोद पर गुस्सा आ गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आखिर है तो वो तुम्हारा भाई ही। एक भाई दूसरे भाई पर केस लड़ेगा, समाज में कितनी बदनामी होगी। परेशान होकर विनोद बोले। अच्छा, तो अब आपको बदनामी दिख रही है? तब क्या हुआ जब सुभाष ने मामा मामी का बना हुआ महल उजाड़ दिया, ऐशबाजी की, गैर औरतों के साथ संबंध रखे, तब आपको बदनामी नहीं दिखाई दी? मुझे सब पता है, यह सब आपने ही किया है। सुभाष का दिमाग मामा मामी के खिलाफ आपने ही भरा है। शुरू से ही ऐसो आराम में पला है, बचपन से ही देख रहा हूँ कैसे ठाठ रहे हैं उसके। पता नहीं आपने ऐसा क्या सोचा कि उसको सबके खिलाफ कर दिया। दोनों बाप बेटे बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से मधु कमरे में आते हुए बोली, प्रभास बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने जो बोया है ये वही काटेंगे। धन के लोभ में ये इतने पागल हो गए कि अपना पराया सब भूल गए। सुभाष के मन में इतना जहर भर दिया कि वह अपना पराया सब भूल गया और इतनी बड़ी हरकत कर दी उसने। जिंदगी भर मैं उसको माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अपने बेटे और पत्नी के मुंह से अपनी सच्चाई सुनने के बाद विनोद बहुत ही शर्मिंदा हुए। वे अपने किए पर पछता रहे थे, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। विनोद अपने से ही हार चुके थे। विनोद किसकी मदद करे वह समझ नहीं पा रहे थे। एक पुत्र को उन्होंने गलत शिक्षा दी जो खुद अपनी बर्बादी के कारण बना, जबकि दूसरे को सही शिक्षा दी जो अपने ही भाई के खिलाफ झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। विनोद को अपने की हुई गलती का एहसास हो चुका था और वह अब उसका पश्चाताप करना चाह रहे थे। मुकदमा चला, सारे सबूत सुभाष के खिलाफ थे। कोर्ट में केस एक लंबी कार्यवाही है। शुरुआत में सुभाष ने अपने दबदबे से सुयश और प्रभास को डराना चाहा, धमकियां भिजवाई, पर प्रभास भी एक वकील है और यह सब हथकंडे बहुत अच्छे से जानता है। सबसे महत्वपूर्ण गवाही उस वकील की रही जिससे सुभाष ने बंदूक की नोक पर नकली वसीयत बनवाई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि स्वयं अर्चना और मधु ने भी कोर्ट में सुभाष के खिलाफ गवाही दी। सुभाष के पास अब अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अंत में जब सुभाष को लगा अब वह नहीं बच सकता, तब उसने कोर्ट में बताया कि वह शुरू से ही बहुत दुलारा रहा, इसी कारण उसकी संगत बिगड़ गई। इकलौते होने पर कोई कुछ न कहता। माँ पिताजी ज़रूरत से ज़्यादा मेरी परवाह करते। सुयश के पैदा होने के बाद इन्होंने मुझे भड़काया कि वो मुझसे नहीं सुयश को प्यार करते हैं। मैं भी बच्चा था, धीरे धीरे वही देखा जो इन्होंने मुझे दिखाया। मुझे माँ पिताजी के खिलाफ भरना शुरू किया। एक बार गलतफहमी का कीड़ा जो मेरे दिमाग में घुस गया, उसने अपना काम करना शुरू किया। मुझे माँ पिताजी की हर एक बात गलत लगती। मुझे लगता कि वह सिर्फ मेरी गलतियों पर मुझे डांटते हैं। एक दिन मुझे मेरे पिता विनोद जी ने बताया कि मैं गोद लिया हूँ, तब से मेरे अंदर जैसे दुश्मनी सी भर गई। उनकी अच्छाइयाँ भी मुझे दिखावा लगता और मैंने सोच लिया कि मैं तो पराया हूँ, जैसे चाहे वैसे रहूँ। अपनी मनमानी से रहने लगा। जब मुझे पता चला कि पिताजी ने वसीयत बनवाई है और वो भी दूसरे वकील से, तो मैं परेशान हो गया। मुझे जानना था कि आखिर वसीयत में क्या है। अपने जानकारों की मदद से मैं उस वकील के बारे में जान पाया। पहले उसको डराया धमकाया, पर उसने पिताजी से सब बताने की धमकी दी। तब मैंने उससे बंदूक की नोक पर नकली वसीयत बनवाई। मैं सब ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था। थोड़ा रुकते हुए फिर बोला, उस दिन घर पर कोई नहीं था जब मैंने पिताजी से उस नकली वसीयत पर साइन करने को कहा। जब उन्होंने मना कर दिया और पुलिस में जाने की धमकी दी,
तब मैंने उन्हें धमकी दी कि अगर वह साइन नहीं करेंगे तो सुयश का एक्सीडेंट करा देगा और शायद उसकी मौत भी हो सकती है। इसी डर से उन्होंने साइन किया। फिर शायद उन्हें हार्ट अटैक। तुम इतना गिर जाओगे या नहीं सोचा था मैंने। तुमको मैंने पैदा नहीं किया लेकिन कभी भी तुम्हें पराया नहीं माना, अपनी आंखों का तारा बना कर रखा। सुयश तो 10 साल बाद हुआ है, हमारे लिए तो बस तू ही सब कुछ था। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी जिद पर हर काम छोड़ देते थे, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया कि कहीं से भी कोई हमारी परवरिश पर उंगली न उठाए। आखिर क्यों तुमने इतना जहर पाल रखा है? कहकर सुलोचना वहीं बेंच पकड़कर रोने लगी। कोर्ट ने 10 दिन बाद अगली तारीख फैसले के लिए रखी। सुयश को अब यकीन था कि उसे न्याय जरूर मिल जाएगा। प्रताप तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन सच्चाई की जीत देखकर उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। कोर्ट में सुभाष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसे 50,000 का जुर्माना और 1 साल की सजा हुई। प्रताप नारायण जैसी वसीयत बना गए थे, उसी को कोर्ट ने मान्यता दी। विनोद अपने किए पर शर्मिंदा है या नहीं, लेकिन विनोद ने एक बच्चे से उसका सब कुछ छीन लिया। सजा काटने के बाद सुभाष को अक्ल आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी भी तो बहुत कुछ खोने के बाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।